स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए क्लास लेकर आए हैं। और ये न केवल आपकी पहली क्लास है बल्कि आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। आज के बाद आपको पूछना नहीं पड़ेगा किसी से कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कैसे पढूं, क्यों पढूं, कितना नंबर मैं ला सकता हूं। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेपरेट सब्जेक्ट है, इसमें आपको पास होना अलग से अनिवार्य है। जैसे आपकी ट्रेड थ्योरी में पास होना अनिवार्य है, उसी प्रकार से एम्प्लॉयबिलिटी में आप किसी भी ट्रेड से हो। ठीक है, ऑल ट्रेड मैंने लिखा हुआ, आप किसी भी ट्रेड से हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर। ठीक है, अगर आप 1 साल वाली मतलब 1 ईयर वाली आप आईटीआई कर रहे हैं तो भी आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में यही पढ़ना है। 2 ईयर की आईटीआई मतलब होती है कुछ या 2 लिखना है, सेकेंड ईयर नहीं लिखना है, 2 ईयर लिखना है। कुछ ट्रेड ऐसी होती है जो 1 वर्ष की होती है, कुछ 2 वर्ष की होती है। तो सभी लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर में सेम पढ़ना होता है, कॉमन। तो आप किसी भी ट्रेड से हैं तो आप ये मत सोचिएगा कि ये मेरे लिए है कि नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सिंपल सी बात है, ये आपके लिए है, सभी ट्रेड पर ये लागू होती है। इस सब्जेक्ट में अलग से आपको पास होना है। 50 नंबर का पेपर होता है इस सब्जेक्ट का। 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। इस प्रकार से 50 नंबर, और इसमें अलग से पास होना अनिवार्य है। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी के साथ मर्ज नहीं है। जैसे वर्कशॉप, कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग, ड्राइंग जैसे सब्जेक्ट थ्योरी के साथ मर्ज हो गए हैं, लेकिन इसमें आपको अलग से पास होना है। कैसे पास होना है, कैसे अच्छे नंबर लाने हैं। पास होना तो आप हो सकते हो, अच्छे नंबर कैसे लाने हैं, 50 में 50 नंबर कैसे पाते हैं बच्चे, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, सिर्फ पास नहीं होना है, 50 नंबर लेने की बात करेंगे। और इसके लिए क्या करना है, कैसे पढ़ना है, एक पहली क्लास है, अच्छे से मैं बता दूंगा। प्लस क्लास में आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए, जो चैप्टर का नाम यहाँ दिख रहा है आपको, कस्टमर इंटरेक्शन दिख रहा है। इसको आप कस्टमर सर्विस के नाम से जानते हैं नए सिलेबस में। और जो कस्टमर सर्विस को आप हिंदी में कह सकते हैं ग्राहक सेवा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है कि हम कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे अपने से जोड़ कर रखना है, बिजनेस को कैसे बेहतर करना है, ये चीज़ है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर का आप सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब मल्टीपल क्वेश्चन जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप सिर्फ सॉल्व करते हैं तो आपका क्या होता है, सिर्फ इसको आप सॉल्व करते हैं तो एक तरह से कह लीजिए आप रट रहे हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहता हूं आपको रटना नहीं है, आपको क्या करना है, आपको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ये आपको आगे भविष्य में लाइफ में भी काम आता है। एम्प्लॉयबिलिटी ऐसा सब्जेक्ट है जो न केवल आपको आईटीआई के दौरान हेल्प करता है, बल्कि आईटीआई के बाद जब आप नौकरी की बात करते हैं, प्राइवेट नौकरी में या सरकारी नौकरी में, या आपका जनरल लाइफ, आपके जीवन में बहुत से ऐसे पहलू और टॉपिक्स इसमें पढ़ाए जाते हैं जो आप कोई रोजगार करोगे, कोई बिजनेस करोगे, हर जगह आपको ये क्या करता है, हेल्प करता है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ऐसा सब्जेक्ट है, इसी वजह से कंपलसरी भी है। लगभग सभी प्रोफेशनल कोर्स में किसी न किसी नाम से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप सब लोग पहले इसकी थ्योरी पढ़ें, पहले इसका क्या पढ़ें, थ्योरी पढ़ें, जिससे आपका क्या क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर करना क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चंस क्या है, कभी भी घुमाकर पूछ सकते हैं, आंसर में बदलाव हो सकता है। अगर आप रटे रहोगे पर्टिकुलर क्वेश्चंस तो आप हाथ खड़े कर दोगे, 50 की जगह 5 नंबर पर आगे फेल भी हो सकते हो। तो आपको जरूरी क्या है, कॉन्सेप्ट के साथ पूरी थ्योरी पढ़े, एक तरफ से पढ़ते जाइए। कैसे भी पढ़ सकते हैं आप, बुक वगैरह परचेज करके सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, भारत स्किल की वेबसाइट से बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं, ग्लोबल आईटीआई की वेबसाइट भी ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से आप क्वेश्चंस वगैरह डाउनलोड कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पर टेस्ट वगैरह के फ्री सुविधाएं हैं, ये सब चीज़ें आप इससे ले सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस हो कि आप आईटीआई के लिए तो अच्छे से बेहतरीन तैयारी कर ही लो, मतलब पूरा चैप्टर पढ़ लो एक तरफ से, साथ ही आप अपनी लाइफ के लिए इंटरव्यू कैसे देना है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसे एंटर करते हैं, जो वर्क की दुनिया है वो कैसी होती है, इंडस्ट्रीज क्या है, उसके रूल रेगुलेशन क्या है, भारतीय संविधान क्या है, ये सब कुछ आप सीखना चाहते हैं तो आपके लिए एक ऑप्शन है जो बहुत ही कम लोगों को पसंद आता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको पसंद आएगा। क्या, ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप, जिसको डाउनलोड करना है आपको प्ले स्टोर से। और यहाँ पर अलग अलग आपको कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार से अगर आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पर थ्योरी वगैरह है। यहाँ पर क्या होता है, आपको रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती हैं, उसके साथ में टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाती हैं, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। तो ये आपकी मर्जी, आप किस ट्रेड से हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आपको कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जरूर आप पढ़ें। और
ये क्लासेज मेरे द्वारा पढ़ाई गई हैं, बनाई गई हैं, रिकॉर्ड की जा रही हैं। कुछ इसमें अभी अपडेट हो गई हैं, कभी कुछ क्लासेज मतलब लगभग 1 by 1 अपलोड होती रहती हैं। तो आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। और कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, एग्जाम टाइम पे ज्वाइन करेंगे तो कोई फायदा वायदा नहीं है, आपके पैसे की बर्बादी है। तो एटलीस्ट आप कुछ एडवांस ज्वाइन करो कि आप पढ़ सको। लास्ट टाइम पे अगर ज्वाइन करोगे तो कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, समय नहीं होगा, ना आप इन वीडियोस का फायदा उठा पाओगे। ठीक है, तो आप इसको कोर्स को आपको ज्वाइन करना चाहिए। इसमें आपको देखिए यहाँ पर सिंपल से लिखा हुआ है सारी डिटेल्स कि प्रथम वर्ष के सभी ट्रेड के लिए है। और इसमें आपको क्या क्या मिलती है, ये कंटेंट वाले ऑप्शन में आप जाकर देख सकते हैं। कोई भी कोर्स है, ग्लोबल ITI ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें स्टोर ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा आपको। क्या लिखा हुआ मिलेगा? स्टोर लिखा हुआ। ठीक है, मैं लिख देता हूं, स्टोर लिखा हुआ मिलेगा आपको, STORE सेंटर में रहता है। इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपको अलग अलग कोर्स दिखते हैं। जो कोर्स चाहिए, जैसे एम्प्लॉयबिलिटी फर्स्ट ईयर के ऊपर आप क्लिक करिए, यहाँ पर देखिए कंटेंट ऑप्शन है। कंटेंट में आपके अलग अलग फोल्डर देखने को मिल जाते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे। जैसे पहला फोल्डर है आपका वीडियो क्लासेस, जिसमें अभी 26 वीडियो अपलोड हुई हैं। ये अभी कुछ भी नहीं है, वीडियोस लगातार अपलोड होती रहेंगी। उसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी है, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टेस्ट का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाऊं वीडियो क्लासेस, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको आज की नई वीडियो में, और ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, और ये फर्स्ट जिसको हम कहते हैं रूढ़िवादिता है। ठीक है, इसमें आपको कंटेंट में देखिए इंट्रोडक्शन है, क्या क्या चीजें ये आपको देखने को मिल जाएंगी। फाइनेंशियल लिटरेसी का चैप्टर पढ़ाया गया है, कई क्लासेज है इसकी। उसके अलावा बात करें, जेंडर स्टीरियोटाइप की क्लास अपलोड हो चुकी है, वैल्यूज एंड एथिक्स की चैप्टर अपलोड है, डिजिटल स्किल्स अपलोड है। इसी तरह से और भी क्लासेज लगातार अपलोड हो रही हैं, और यहाँ सच में आप बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। हालांकि मेरा काम है बताना, आप बहुत से लोगों को लगेगा सेकेंडरी चीज सब लोग देखते हैं। लोग क्या देखेंगे? लोग मेरा फायदा देखेंगे कि यार इसमें इनका फायदा है, लेकिन इससे ज्यादा किसका है? आपका फायदा है। आपको कोई भी इस तरह से चैप्टर वाइज इतना प्यार से नहीं पढ़ाएगा। मैंने बहुत मेहनत की है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जुड़ेंगे। यहाँ पर जब आप क्लासेस देख लेते हैं तब बेनिफिट क्या होगा आपको, उसके बाद आपको आ जाना है कहाँ? उसके बाद हम शुरू करेंगे यहाँ पर क्लासेस, जो कि क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाता हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में कब मजा आएगा? जब वहाँ पर मैं आपको इतनी मेहनत से पढ़ाया हूँ। मैंने आपको क्या पढ़ाया है? मैं आपको क्लासेज में पढ़ाऊंगा, जो आपको वहाँ पर क्लास है, उस क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूँ कि ग्राहक सेवा क्या है, उससे रिलेशन कैसे बनाया जा सकता है, ग्राहक कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने पढ़ाया है। ग्राहकों की जरूरतों को हम कैसे पहचान करें, ये मैंने पढ़ाया है। मैंने पढ़ाया है कि उनसे बातचीत और कम्युनिकेशन कैसे करें जिससे वो हमसे खुश रहें, और पूरा जो सेल्फ पूरी करना, मतलब लास्ट में हम अपना सामान उसको बेच देते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, और फीडबैक क्या कहलाता है। जब ये बिंदु सारे आप पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट के साथ, जो मैंने आपको कोर्स में पढ़ाया है इस चैप्टर में, तब इसके जो क्वेश्चंस आगे आने वाले हैं सॉल्व करेंगे, तो क्या होगा? तब आपको लगेगा यार ये चीजें तो बहुत ही आसान है। क्यों लगेगा? क्योंकि आप उस चीज को ऑलरेडी पढ़ रहे हो, है ना। अब हम शुरू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन करने को तो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर कौन कर पाएगा? जो पढ़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जाम तो सिर्फ चुटकी का खेल है। एक्चुअल में हम अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा ना, क्वेश्चन कितना भी ऊपर नीचे बदल लेंगे, चैप्टर नहीं बदल लेंगे ना, क्वेश्चन बदलेंगे। तो क्वेश्चन बदल के क्या कर लेंगे? मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन ऐसे पूछो या ऐसे पूछो, क्वेश्चन को आंसर बना दो, आंसर क्वेश्चन बना दो, लेकिन टॉपिक क्या है? ग्राहक सेवा, कस्टमर सर्विस ही टॉपिक है जो मैंने पढ़ रखा है, तो मैं कर लूंगा। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों को इतना आगे का जो क्लास है इतनी वीडियो में बुरी लगी हो, लेकिन मेरा काम है बेहतर के लिए मोटिवेट करना, और वही लगातार करते आया हूं। और शुरुआत थी इसलिए मैंने कर दिया, हर वीडियो में शायद आपको देखने को ना मिले। ये कह रहे ग्राहक सेवा का उद्देश्य क्या है, कस्टमर सर्विस क्यों की जाती है। ठीक है, यहां पर फिलहाल अभिवादन की बात कर रहा है। ग्रीटिंग मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, अपने टीचर या अपने किसी सीनियर वगैरह से मिलते हैं, तो क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो भी टाइम ड्यूरेशन है, या फिर जा रहे होते हैं सोने वगैरह जा रहे हैं तो गुड नाइट कहते हैं। तो ये क्या है? ये अभिवादन का तरीका है, जिससे हम नमस्ते वगैरह करते हैं। हमारे कोई रिलेटिव आते हैं, हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनका पैर छूते हैं, तो ये क्या है? हम उनका एक तरह से अपने दिल से उनका स्वागत करते हैं, उसी को अभिवादन कहते हैं। ठीक है, तो अभिवादन क्यों जरूरी है? सिंपल सी बात है कि ग्राहक ही आपके बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। तो ग्राहक को खुश रखना है तो उनको खुश रखिए। उनको कैसे खुश रख सकते हैं? अगर वो आ रहे हैं तो उनको फील कराइए कि आप दिल से उनका स्वागत कर रहे हैं, आपको उनका इंतजार था। ठीक है, आप उस ग्राहक से खुश हैं, तो यही कहलाता है ग्रीटिंग। ठीक है,
तो अब देखिए कह रहे हैं कि क्यों किया जाता है, क्यों ग्रीटिंग हम करते हैं, अभिवादन क्यों करते हैं अपने ग्राहक का, चाहे तो मुंह बना के ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं खड़े रहें। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या आंसर दे रहे हैं। ग्राहक को पॉजिटिव अटेंशन देने और बातचीत में शामिल करने के लिए, ग्राहक को स्वागत और महत्वपूर्ण फील कराने के लिए। देखिए अगर हम ग्राहक को अच्छे से टैकल करते हैं, मतलब वो आता है तो उसके तरफ स्माइल करते हुए फेस के साथ आइए सर कैसे हैं, या इस प्रकार से अगर हम उनका वेलकम करते हैं, सिंपल सी बात हमसे खुश रहेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, कोई भी बिजनेस हो, ठीक है। तो यही कह रहे हैं कि ग्राहक को अच्छा लगेगा, उनको पॉजिटिव फील होगा, लगेगा कि नहीं ग्राहक पर दुकानदार ध्यान दे रहा है, तो ग्राहक खुश होगा और इसी बहाने बातचीत शुरू होगी कि क्या चाहिए। अब डायरेक्टली कोई आएगा सीधे पूछे क्या चाहिए तो उसको और लगेगा, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाते हुए पूछें तो ये भी कर सकते हैं। दूसरा, ग्राहक को स्वागत करते हैं उसका और उसको वेलकम फील कराते हैं, उसको लगता है कि नहीं वो ग्राहक हमारे, मतलब ग्राहक को लगना चाहिए कि वो दुकान के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी चीज़ सही है। टू मेक कस्टमर फील वेलकम बाय आई कॉन्टैक्ट, हमें जो कस्टमर से आई कॉन्टैक्ट मिला के बात करना है और मुस्कुराते हुए, बाय स्माइलिंग, ठीक है, तो ये भी बात सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आंसर डी सही है। जितने भी तरीके दिए हुए हैं ये सब कुछ क्या है, ग्रीटिंग के अभिवादन का उद्देश्य है कि हम ग्राहक को सब मिला के उसको बढ़िया फील कराएं, जिससे मुझसे खुश हो जाए और मेरी दुकान पर बार बार आए। कैसे कर पाएंगे कि हम उसकी तरफ क्या करें, उसकी तरफ ध्यान दें, अटेंशन। ऐसा नहीं कि ग्राहक आगे भटक रहा है हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, ले लेने तो जो लेना है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पर आई कांटेक्ट बनाना है, प्यार से मुस्कुराते हुए बात करना है, उसको अच्छा फील कराना है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें सही है, इसलिए ऑल ऑफ द एबव वाला ऑप्शन जो है सही होगा। तेज बोलने में जबान फंस रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are some of important point to remember while greeting customer? कह रहे हैं कि greeting the customer मतलब हम ग्राहक का स्वागत कर रहे हैं तो उस समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी बातें ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है जिससे हमें ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज, एक्नॉलेज कस्टमर प्रेजेंस। अगर कस्टमर हमारी दुकान में आया है तो इस चीज का रखना, हमें महसूस करना है, कस्टमर को महसूस कराना है कि मैंने उसके पर ध्यान दिया है, इग्नोर नहीं कर देना है। वो यहाँ पे साइड में खड़ा है और हम दूसरी तरफ मुंह करके उधर देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज, आई कांटेक्ट बना के रखना है। तीसरी चीज, मुस्कुराना भी है। यानी ये तीनों सही है। इस केस में क्या हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये सभी महत्वपूर्ण चीजें हैं कब, जब हम उनका वेलकम कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ शुड वी ग्रीट अ कस्टमर। हमें ग्राहक का अभिवादन कैसे करना चाहिए। क्या उनको इग्नोर कर देना चाहिए, नहीं। क्या वेट फॉर द, उनके बोलने का हमें इंतजार करना चाहिए, नहीं। हमें क्या करना चाहिए, उनको फील कराना चाहिए कि उनका स्वागत है हमारी दुकान में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा कि हमें ग्राहक को क्या फील कराना है, मेक देम फील वेलकम। उनको लगे कि मैं उसका स्वागत कर रहा हूं अपनी दुकान में, उसको खुशी महसूस हो। कि जैसे होता नहीं, कई बार दुकान में आप जाओ तो दुकानदार कुछ ऐसे थोड़े सही व्यवहार वाले नहीं होते तो इग्नोर करते हैं, ज़्यादा आपको भाव नहीं देते हैं, जिसको कहते हैं भाव देना, ठीक है। आपको सभी कस्टमर्स को भाव देना चाहिए, ठीक है। भाव देना वही मतलब हमें ऐसा लगे कि नहीं नहीं उसके आने से हम खुश हैं, हमारे चेहरे पे स्माइल हो, ठीक है। यही चीज़ ये कहना चाह रहे हैं। बाकी मैं कोशिश तो करता हूँ कि यहाँ पर भी बेहतर एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोई अच्छे से अगर वीडियोज़ को आगे पीछे बहुत भगाएगा नहीं, प्यार से देख लेगा तो भी बहुत मज़ा आएगा, उसको अच्छे से सीख सकता है यहाँ भी, ठीक है। यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग, ठीक है। कह रहा है जब भी ग्राहक के साथ आप क्या कर रहे हैं, ग्राहक का अभिवादन कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कथन है अभिवादन पूरा करने के लिए आपको उपयोग करना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी दुकान में कोई आ गया तो क्या आप सीधे पूछेंगे क्या चाहते हो, नहीं। आपको बोलना होगा प्यार से, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। ये थोड़ी पूछेंगे तुम क्यों आए हो, ये भी नहीं पूछेंगे कि तुम बाद में आना। हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। एक प्रकार से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप हमारी दुकान पर आए हैं। तो सिंपल सी बात, आप गए होंगे मॉल वॉल में तो जनरली ये सेंटेंस तो आपने सुना होगा, हाउ मे आई हेल्प यू सर, कि मैं आपका कैसे मदद कर सकती हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैंने फीमेल वहाँ पर ज़्यादातर रखते हैं लोग कस्टमर सर्विस में, इसलिए मैंने ऐसा सेंटेंस बोल दिया। प्रोबिंग क्वेश्चन हेल्प्स यू। प्रोबिंग क्वेश्चन ये होता है जैसे आपके यहाँ कोई आया है, ठीक है, आपके यहाँ कोई आ गया और आपके पास मल्टीपल, आपका बड़ा स्टोर है, आपके पास कई प्रकार के सामान है। अब सामने वाला कौन सा सामान लेना चाहता है, उसके अंदर क्या इच्छा है, वो क्या सोच कर आया था आपके यहाँ, आपके स्टोर में क्या सामान लेने आया है, आपको पता तो है नहीं, तो आप उसको क्या दिखाओगे। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम ग्राहक से पूछते हैं
और उस क्वेश्चन को पूछने का सिर्फ यही मकसद होता है कि हम ये जान पाए कि ग्राहक की आवश्यकता क्या है, क्यों मेरे पास वो आया है। मेरे ख्याल से आपने सेंटेंस पर ध्यान दिया होगा तो समझ गए होंगे। प्रॉबिंग क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे प्रश्न जिनकी मदद से हम ग्राहक से ये जान पाते हैं कि ग्राहक को हमारी दुकान से क्या चाहिए, या वो क्या खरीदना चाहते हैं, या क्या उनकी आवश्यकता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है। तो इससे क्या हम कर पाते हैं, ग्राहक की आवश्यकता को पहचान करने में हमारा ये मदद करता है। पहला ये आंसर सही है। प्रॉबिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, प्रॉबिंग क्वेश्चन से हम ग्राहक की जो आवश्यकता है उसको हम पहचान कर पाते हैं, समझ पाते हैं। इस प्रकार से आपका आंसर ए सही है। मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको जब भी प्रॉबिंग वाला आएगा ऑप्शन, प्रॉबिंग क्वेश्चंस, तो आप समझ जाइए ऐसे प्रश्न जिससे हम ग्राहक की भावना समझ सकें कि वो उसकी जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है, वो क्यों आया है दुकान पर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कह रहे हैं इसमें से कौन सा सही नहीं है। कह रहे हैं कि आस्क द क्वेश्चन विथ अ जेन्युइन फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग योर कस्टमर इन ऑर्डर टू मीट देयर नीड्स। कह रहे हैं ऐसे प्रश्न पूछिए जो कस्टमर की जरूरत को समझ सके। हम लोग ऐसे प्रश्न उनसे पूछना है जिससे कस्टमर को जो चाहिए वो चीज हम समझ सकें। ठीक है, ना कि ऐसा पूछें कि और आपके बच्चे कितने हैं, आपके लड़के की शादी हुई कि नहीं, इस प्रकार के, मतलब कोई जो हमारी दुकान है, हमारे बिजनेस से रिलेटेड सवाल नहीं है तो हम फालतू पर्सनल सवाल कस्टमर से नहीं पूछेंगे। ठीक है। उसके बाद ओनली आस्क रिलेवेंट क्वेश्चन। देखिए अगला टॉपिक यही है कि सिर्फ रिलेवेंट, प्रासंगिक प्रश्न, मतलब जो आपके दुकान, बिजनेस और कस्टमर के बीच रिलेटेड है, आप वो सवाल पूछे, न कि उसकी पर्सनल लाइफ या अन्य प्रकार का कोई सवाल कस्टमर से आपको नहीं पूछना चाहिए। ग्राहकों की जरूरत पर ध्यान केंद्रित करके विश्वास स्थापित करें, न कि अपने उत्पाद पर। ठीक है, आप ग्राहक की जरूरत को ध्यान रखकर सामान उसको दें। ऐसा नहीं कि आपके पास कोई सामान है तो आप अपना सामान बेचने पर फोकस मत कीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि कस्टमर की जरूरत क्या है, उस प्रकार की अगर आपके पास सामान है तब उसको दीजिए, न कि उसके लिए यूजलेस ना हो और आप अपना प्रोडक्ट बेचने के चक्कर में कस्टमर को चिपका दें। तो फिलहाल यही चीजें कह रहे हैं। तो जबकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला सेंटेंस देखेंगे ना, लिख रहा है आस्क ईच कस्टमर सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस। कह रहे हैं कि एक प्रश्न बना लीजिए, प्रश्न का सेट बना लीजिए, जो भी कस्टमर आए सबसे वही सवाल करिए। तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर हमारे पास अगर एक स्टोर है, मल्टी ब्रांड स्टोर है, जो वहाँ पर 50 साल वालों के लिए भी सामान है, 10 साल के बच्चे के लिए भी सामान है, महिलाओं के लिए भी सामान है, तो जैसा कस्टमर आएगा वैसा प्रश्न हम उससे पूछेंगे, ना कि एक ही प्रश्न हम सबसे पूछेंगे। अगर वॉलीबॉल हम बेच रहे हैं, वहाँ बच्चे आते हैं खेलने के सामान खरीदने के लिए, तो हम उससे पूछेंगे कि कौन सा किस प्रकार का तुम गेम का, स्पोर्ट्स का लेना चाहते हो। और अगर वही बुजुर्ग आ गए तो उससे हम ये नहीं पूछेंगे। बुजुर्ग के काम की जो हमारे स्टोर पर सामान होगी उधर की हम बात करेंगे कि सर आपके लिए क्या दिखाऊं, आपके लिए क्या शूज वगैरह चाहिए, आपको जैकेट लेनी है, कुछ इस प्रकार की बात करेंगे। मतलब ग्राहक के हिसाब से सवाल हमारे बदलते रहेंगे। जबकि ये कह रहे हैं कि एक ही प्रश्न जो है, प्रत्येक ग्राहक से एक ही प्रश्न पूछना है, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए ये वाला जो आंसर ए है यही गलत है। और क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से गलत है, तो गलत ए वाला है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 7 इट इज बेस्ट टू आस्क क्वेश्चन व्हेन आस्किंग क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम प्रश्न पूछ रहे हैं अपने ग्राहक से, ठीक है, तो किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए? क्या हमें उनसे असभ्य होकर बात करना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा प्रश्न पूछना चाहिए? नहीं। क्या उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड प्रश्न पूछना चाहिए? नहीं। क्या उनसे कोई सेंसिटिव ऐसे मुद्दे पर सवाल पूछना चाहिए जिससे उनको बुरा लग सकता है, गुस्सा आ सकता है? नहीं। उनसे हमें ओपन एंड क्लोज एंडेड प्रश्न पूछना चाहिए, मतलब ऐसे प्रश्न जिसका सीधा जवाब वो दे सके कि आपको क्या चाहिए, किस प्रकार का सामान चाहिए, है ना। यहां पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन, 8th है दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग। कह रहे हैं कि ऐसा इंफॉर्मेशन, आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं कैसे? प्रोबिंग के द्वारा। प्रोबिंग क्या था? कुछ सवाल जो हम ग्राहक से पूछते हैं, उन सवालों के द्वारा हम ये जान पाते हैं, क्या जान पाते हैं? एक इंफॉर्मेशन जान पाते हैं। इंफॉर्मेशन में हम क्या जान पाते हैं? हम ये जान पाते हैं कि ग्राहक की जरूरत क्या है, वो क्यों आया। ठीक है, यू विल बी इन बेटर पोजिशन टू मेक। कह रहे हैं जांच के द्वारा, जांच मतलब वही प्रोबिंग की बात हो रही है, प्रोबिंग वाले प्रश्न, उन प्रश्नों के माध्यम से आपको प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। क्या बनाने की बेहतर स्थिति में? प्रभावी बिल्डिंग फ्रेंडशिप वगैरह की बात नहीं होगी, प्रोग्रेस वाला फिलहाल यहाँ पर सीन नहीं है।
प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन। अगर हम अपने ग्राहक से ये जान पाते हैं, कैसे जान पाएंगे? प्रॉबिंग के द्वारा। प्रॉबिंग यानी प्रॉबिंग वो प्रश्न जिससे हम समझ पाएंगे कि उसको क्या चाहिए, तो उस प्राप्त जानकारी के हिसाब से हम उसको सही प्रोडक्ट क्या कर पाएंगे, बता पाएंगे कि आपके लिए ये सही रहेगा, ये वाला जो मेरा प्रोडक्ट है वो आपके लिए सही रहेगा। जैसे कि अगर आपके पास, ठीक है, आपके पास कोई ग्राहक आता है, आपके पास टीवी स्टोर है, मल्टी ब्रांड स्टोर है, टीवी रखे हैं, फ्रिज रखे हैं, उसके अलावा और भी ओवन वगैरह रखे हैं, ढेर सारी चीज़ें, प्रेस रखे हैं, फैन रखे हैं, एसी रखे हैं। तो अब क्या करते हैं, जब आपके पास ग्राहक आता है तो ग्राहक से आप क्या करते हैं, प्रोबिंग करते हैं। प्रोबिंग मतलब कुछ प्रश्न पूछते हैं जिससे ये जान पाए कि ग्राहक को चाहिए क्या, क्योंकि आपके पास टीवी भी है, फ्रिज भी है, प्रेस भी है, फैन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ग्राहक को क्या चाहिए, टीवी चाहिए। आप पूछेंगे तो उससे जानकारी निकल के आएगी, इंफॉर्मेशन निकल के आएगा कि वो क्या बताएगा कि मुझे टीवी लेना है। फिर आप उससे पूछेंगे कि आप किस साइज का, किस रेट में टीवी लेना चाहेंगे, तो ग्राहक एक अंदाजा बताएगा 32 से 42 इंच में लगभग 15-20 हज़ार का मेरा बजट है। अब उसके जब ये जानकारी आपने उससे प्राप्त कर ली तो उस जानकारी के आधार पर आप क्या करेंगे, उसको बेहतर जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप सजेस्ट करेंगे कि सर ये 32 इंच वाला जो है 16,000 रुपए की टीवी है, ये आपके लिए बेहतर रहेगी। बाकी आप चाहो तो ये 42 वाला भी देख सकते हो, ये 48 भी देख सकते हो, लेकिन आप अपनी तरफ से एक प्रोडक्ट सुझाव करेंगे ना। जनरली आपने देखा होगा जब भी आप दुकान में जाते हो तो वो अपनी तरफ से कहते हैं कि आपके लिए ये बेहतर रहेगा सर, बाकी आप ये भी है, लेकिन वो अपनी तरफ से बताने की कोशिश करते हैं। तो वो बेचने का एक तरीका है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर ये चीज़ बताने की कोशिश की गई और मुझे लग रहा है मैंने आपको बताने की कोशिश की है तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। क्यों कई बार प्रश्नों से नहीं समझ में आता कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। An open-ended question is one that can't be answered with a simple yes or no, ठीक है। open-ended मतलब ऐसा जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। तो कह रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ओपन एंडेड होते हैं, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये होता है कि हम कोई ऐसा प्रश्न पूछे किसी से जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, ठीक है। जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, उसके लिए एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मैंने सीधे पूछ दिया खाना खाओगे, हाँ ना, ये ओपन एंडेड नहीं है, ये क्लोज एंडेड हो गया। आपने पूछा, मैंने पूछा खाना खाओगे, आपने कहा हाँ, या फिर आप कह सकते हैं ना, ये सर नो में आंसर दे लिए। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस टाइप का खाना खाना पसंद करोगे, किस टाइप का खाना पसंद करोगे, ठीक है। अब आपको सुनना पड़ेगा, कहोगे, आप बता सकते हो चाइनीज, इंडियन, साउथ इंडियन वगैरह वगैरह, चाइनीज, डोसा मसाला, पनीर कोफ्ता, मलाई, फलाने चीज़ें, ठीक है। तो आप ये, तो वो क्या क्लोज एंडेड नहीं हुआ, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो जो ओपन एंडेड होता है, ओपन एंडेड प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका यस और नो में आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड मतलब जिसका सिरा खुला हुआ ही है, मतलब वो बढ़ता ही जाएगा, बंद होने वाली चीज़ नहीं है। तो यस और नो में उसका आंसर हम तो दे ही नहीं पाएंगे, इसलिए ये जो ट्रू है, ठीक है, आंसर ये जो है ट्रू है आपका। मतलब ट्रू है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो उनका हाँ या ना में जवाब नहीं दिया जा सकता, ठीक है, सिंपल सी बात। उसके बाद नेक्स्ट है ओपन एंडेड क्वेश्चन स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए मैंने कहा था ना कि खाना खाओगे, ठीक है, हाँ या ना में आपने जवाब दिया, ठीक है। अब अगर इस प्रकार से पूछा जाए कि खाने में क्या खाओगे, तो हाँ या ना में जवाब नहीं दे पाओगे ना। मैं पूछूं आपसे खाने में क्या खाओगे, तो हाँ हाँ तो खाओगे नहीं, आप कहोगे चाउमीन खाऊंगा, या फिर क्या पनीर की सब्जी खाएंगे आप, या फिर कुछ और, यार जो भी, गोलगप्पे खाएंगे, चाट खाएंगे, जो भी, पिज्ज़ा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, आपको ऐसे बताना पड़ेगा। या फिर ये पूछ सकते हैं कि आप जो है, जैसे होता है ना कि आप कॉलेज जाते हो, अगर मैं पूछ देता हूं तो आप लिखोगे हाँ, बोल दोगे हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ दूं आप कॉलेज कैसे जाते हो, तब तो आपको लंबा बताना पड़ेगा ना कि मैं कॉलेज जाता हूं, कभी बस से जाता हूं, कभी ट्रेन से जाता हूं, वहां से जाता हूं, वहां पे उतरता हूं, वहां से बस पकड़ता हूं, बदल के ऑटो पकड़ता हूं, ऐसे जाता हूं। तो यही चीजें कह रहे हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों है ना, क्या, कैसे, क्यों, ये सब किसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है।
क्लोज एंडेड रहता तो तुरंत हाँ या ना में हम जवाब दे देते। ओपन एंडेड मतलब ऐसा जिसका सीधा खुला हुआ है, ऐसा प्रश्न जो लंबा आगे तक चलता ही रहता है। अब जैसे कोई पूछ देता है कि आपको टीवी चाहिए, आप बोल सकते हैं हाँ। अब इसमें हो गया कि आपको किस प्रकार का टीवी, अब कलर टीवी में किस प्रकार का टीवी चाहिए, तो अब उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है और डायरेक्ट आंसर बताना कई बार मुश्किल भी हो जाता है। किस प्रकार का चाहिए आप, मतलब उसे कलर भी चाहिए, उसके बाद बजट में भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड्रॉइड चाहिए, तो ये सब ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए। Which of the following should be avoided during probing? कह रहे probing मतलब समझ रहे होंगे, लगातार ये शब्द आ रहा है। probing मतलब हम ग्राहक से उसकी जानकारी निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको क्या चाहिए, वही probing की प्रक्रिया कहलाती है। तो कह रहे हैं इस दौरान जब हम probing कर रहे हैं तो उस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, क्या बचना चाहिए। देखो ग्राहक को ध्यान से सुनना चाहिए, जब ये पूछ रहे क्या नहीं करना चाहिए तो इसका मतलब ग्राहक को ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है, और रिपीट भी कर सकते हैं, लास्ट में समराइज भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटरप्ट नहीं करना है। इंटरप्ट मतलब जब ग्राहक से आपने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो जब वो चीज़ बता रहा है तो उस समय उसको बीच में आपको रोक नहीं देना है, इंटरप्ट नहीं करना है, ठीक है। जब वो पूरी बात बोल ले तब आप कोई सजेशन दे सकते हो और कोई बात अपनी रख सकते हो, लेकिन जब वो बता रहा है तो उस दौरान आपको ग्राहक को टोकना नहीं है, बीच में रोकना नहीं है, ठीक है। यही चीज़ है, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो हमें ग्राहक को रोकना टोकना नहीं चाहिए जब वो बोल रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू पे अटेंशन टू कस्टमर्स व्हेन प्रोबिंग। कह रहे हैं जब हम किसी क्या कर रहे हैं, प्रोबिंग करते समय ग्राहक पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। देखिए जांच लिख रहा है बार बार, जांच मतलब वही जानना। प्रोबिंग मतलब वो सवाल, मैं लगातार रिपीट कर दे रहा हूँ, प्रोबिंग आपको कभी भूले ना, वो सवाल जो हम ग्राहक से जानने की कोशिश करते हैं कि उसकी जरूरत क्या है, उसी को प्रोबिंग कहते हैं। तो कह रहा है प्रोबिंग करते समय हमें किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि उसके मतलब जो है कस्टमर है उसके दोस्त कितने हैं, नहीं उसके सपने क्या हैं, नहीं उसकी भाषा, प्रोबिंग करते समय हमें बॉडी लैंग्वेज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। हमें अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों से ज़्यादा हमें अब बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना चाहिए। शारीरिक भाषा, शारीरिक जो होती है ना, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है। कम्युनिकेशन स्किल में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है बॉडी लैंग्वेज पर हमें विशेष करके ध्यान देना चाहिए जब हम प्रोबिंग कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ब्लैंक है, इज द लास्ट एंड फाइनल स्टेप विल इंश्योर दैट कस्टमर पे द प्रोडक्ट और सर्विस। देखिए सिंपल्स क्या होता है, पहले हम ग्राहक को सामान दिखाते हैं, उसके बारे में समझाते हैं, फायदे नुकसान बताते हैं, ये सारी प्रक्रिया होने के बाद एकदम लास्ट में क्या होता है, ग्राहक कहता है ठीक है ये वाला पैक कर दीजिए। तो इसको कहते हैं आपका सेल्स को क्लोज करना। जो सेल्स की प्रक्रिया होती है, सेल्स मतलब वही बिक्री करना है, जो सेल्स की प्रक्रिया होती है, सेल ही कह लीजिए या सेल्स कह लीजिए, ठीक है। तो इसमें कई चीज़ें होती है, सामान देखना, दिखाना, उसके चीज़ें बताना, तो सब लास्ट में क्या होता है, ग्राहक सेल दो रूप में कंप्लीट होती है, क्लोज होती है। या तो ग्राहक खरीद लेगा या तो नहीं खरीदेगा, तो दोनों केस में ये प्रक्रिया लास्ट में खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उसको कहते हैं क्लोजिंग। जब हम सारी चीज़ें बता लेते हैं तो ग्राहक खरीदने के लिए तैयार हो जाएगा या तो नहीं खरीदेगा, तो इसको सेल्स क्लोज करना कहते हैं। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अंतिम चरण है जब यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक सेवा के लिए भुगतान करता है, तो उसको हम कहते हैं क्लोजिंग है सेल या सर्विस, ठीक है। आंसर ए। लास्ट में जब वो कह देता है ग्राहक कि ठीक है आप इसका बिल बना दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी सर्विस थी, हमारे जो वो सेल था, वो क्या हो गया, क्लोज हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैन आई बिल दिस आइटम मैडम। अगर आपके जो कस्टमर्स वहाँ पर जो काउंटर पर बैठी हैं मैडम, वो कह रही हैं क्या मैं इसका बिल बना दूँ, क्या मैं इसका बिल बना दूँ, या फिर शैल आई बिल दिस सर्विस, क्या मैं इस सर्विस का बिल बना दूं, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब कि जो हमारी सेल है वो डायरेक्टली क्या हो रही है, क्लोज होने की बारी आ गई, ठीक है। क्योंकि डायरेक्टली ग्राहक से पूछा जा रहा है, आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद लास्ट में पूछते हैं सर क्या मैं अब इसका बिल बना दूं। अगर सिंपल सी बात है, उसको लेना, बोलेगा ठीक है बिल बना दीजिए। तो क्या हुआ, जो सेल्स की प्रक्रिया थी, जो विक्रय की प्रक्रिया शुरू हुई थी, कस्टमर के अभिवादन से, प्यार से बात करना, एक्सप्लेन करना, समझाना, बताना, सब लास्ट में समराइज होके क्लोज हो जाती है। डायरेक्ट क्लोज इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने डायरेक्टली कस्टमर से पूछा और सामने ही उसने रिस्पॉन्स किया जी, ठीक है। तो ये हो गया। अगर मैं किसी कस्टमर से पूछता हूं कि मैं आपका इस आइटम जो आपने लिया है इसका बिल बना दूं, तो अगर सीधे बोल, ये इसको हम कहेंगे डायरेक्ट क्लोज, ठीक है। यहाँ पर आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है
स्लाइड के लिए लास्ट क्वेश्चन, इफ द कस्टमर इज नॉट बाइंग योर प्रोडक्ट, अगर हमारा कस्टमर जो है प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, जरूरी नहीं है सभी लोग खरीदे भाई, बहुत लोग आते हैं देख के जाते हैं, सबको पसंद नहीं आएगी, तो उन्हें खुश रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी डन, क्या करने के लिए, कीप देम हैप्पी। हमारे यहाँ कोई कस्टमर आया, सामान लिया, देखा उखा, लास्ट में लिया नहीं, घूम फिर के गया, फिर लास्ट में वो जा रहा है, सामान वामान नहीं खरीदा, तो अब उसको खुश करना हमेरी ड्यूटी है। जरूरी नहीं है कि वो अगली बार भी ना खरीदे, कस्टमर है, बनाए रखना है, ठीक है। तो उसे क्या करेंगे हम लास्ट में, यही कह रहे हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा। देखिए उसको कह रहे हैं कि उसको बात दे करें, मतलब जबरदस्ती उसको परेशान कर दे, नहीं खरीद लो, क्या पसंद नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं, ये गलत बात है। उसको उसके साथ बहस कर लो, ये भी गलत बात है। उसके हमें क्या करना है, ऑफर द कस्टमर अल्टरनेटिव अदर इंटरेस्टिंग ऑफर, उसको कोई और ऑफर दीजिए, कुछ बढ़िया बेहतरीन ऑफर दीजिए। अगर मान लीजिए आप बोलते हैं कि यार मोबाइल ये 10,000 रुपये का है, ठीक है, 10,000 रुपये का है, आपने फाइनल किया, कस्टमर नहीं ले रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, तो लास्ट में बोलो कि सर एक और कोशिश कर सकता हूं मैं आप लोग के लिए, इसके साथ आपको एक ईयरफोन जो है या हेडफोन मैं आपको फ्री में दे दूंगा, तो हो सकता है कस्टमर वापस आ जाए। या फिर ऑफर कर सकते हैं, चलिए ठीक है सर मैं कोशिश करता हूं अपने सीनियर से बात करके इसमें 500 रुपये का अतिरिक्त और डिस्काउंट कर दूं। तो इस प्रकार का कुछ प्यारा सा उसको ऑफर देने की कोशिश कीजिए जो दुकान छोड़कर जा रहा है। और अक्सर आपके साथ रियल लाइफ में ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसी लगी, और शुरू में जो मैंने बातें बताई थी उसको जरूर अमल कीजिएगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।